Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान रसायन विज्ञान का पहला पाठ और दूसरा भाग देखेंगे। इस भाग में हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बताया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में पदार्थ के बारे में चर्चा किया गया था और उसके कुछ कणों के गुणधर्म के बारे में चर्चा किया गया था। आज की वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाएं कितने होती हैं और इससे रिलेटेड संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो बताया जाएगा इस वीडियो में। चलिए हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था होता है ठोस अवस्था होता है। दूसरा जो होता है द्रव अवस्था होता है। तीसरा जो होता है गैस अवस्था होता है। चौथा जो होता है प्लाज्मा होता है और पांचवा जो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। तो हमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ेंगे और ये जो 2 अलग जो अवस्थाएं दी गई हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम 3 जो अवस्था है ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था क्या होता है और गैस अवस्था क्या होता है। ठोस अवस्था, यहाँ पे देखिए ठोस, द्रव और गैस, यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है कि ठोस अवस्था क्या होता है। ठोस अवस्था में जो भी द्रव्य होता है यानी पदार्थ होता है, आयतन दोनों क्या होते हैं, आयतन क्या होते हैं आपके निश्चित होते हैं और आकार भी निश्चित होते हैं। ये कठोर होते हैं, ठीक है। इसमें संपीड़न नहीं होता है, नगण्य होता है। और यहाँ पे इसके जो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जो विमाएँ होती हैं वो भी क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। और ठोस में एक चीज़ और आपका है कि ठोस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वह नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं और अपने नियत स्थान पर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये आपका ठोस अवस्था होता है, ठीक है ना। ठोस अवस्था के लिए क्या बताया गया है कि यह एक निश्चित आकार होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है। ठोस अवस्था में जो इनकी जो विमाएँ होती हैं वो भी क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। इनमें से जो संपीड़न होता है नगण्य होता है, शून्य होता है। कोई भी अगर ठोस पदार्थ है, अगर उसको अगर आप दबाने का प्रयास करें तो वो दबता नहीं है। जैसे ईंट हो गया, तो ईंट आपका किस प्रकार का, ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। अगर उसको आप अपने हाथ से दबाएं तो वह दबेगा नहीं, ठीक है। जैसे आपका लोहा हो गया, ये भी ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। तो ठोस अवस्था के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आपका आता है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था होता है द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन जो आकार होता है अनिश्चित होता है। इसमें बहाव का कंडीशन होता है और इसमें जो संपीड़न होता है ठोस के अपेक्षा अधिक होता है। इसमें कम संपीड़न होता है, गैस के अपेक्षा कम होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो द्रव होता है अगर जिस बर्तन में रखेंगे यानी जिस पात्र में रखेंगे उसी के आकार का वो ग्रहण करता है। जैसे पानी है तो पानी को अगर गिलास में रखते हैं तो गिलास के आकार का ग्रहण करेगा। अगर बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी में अगर रखते हैं तो बाल्टी के आकार को ग्रहण करेगा।
तो यानी द्रव के बारे में ये कह सकते हैं कि जिस भी पात्र में रखेंगे उसी पात्र के आकार को वह ग्रहण करता है। अब इसके बाद से आपका आता है गैस अवस्था। गैस अवस्था के जो आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनकी विमाएँ भी क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे अधिक संपीड़न होता है गैस में। ठोस, द्रव और गैस के अपेक्षा सबसे अधिक संपीड़न किस में होता है, गैस में होता है। यानी गैस अवस्था को आप कह सकते हैं, इस अवस्था में द्रव्य का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। यानी आप जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकृति का वो हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो बर्तन होगा उसके संपूर्ण स्थान को क्या कर लेगा, घेर लेगा। जैसे वायु हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है, जलवाष्प हो गया इत्यादि। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं गैस का एग्जाम्पल होते हैं। सबसे अधिक संपीड़न गैस में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं पुनः ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाओं का तुलना। इन तीनों का हम तुलना अगर कोई पूछता है तो कैसे उसको हम बताएंगे। तो तुलना जैसे पहला, जैसे आकार, पहला कंडीशन है आकार का। अगर देखा जाए तो आकार के लिए अगर देखें तो ठोस का जो आकार जो होता है निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का क्या होता है, अनिश्चित होता है। और गैस का भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी आकार का मतलब होता है कि जैसे ठोस है जहाँ भी रखेंगे वह उतना ही आपका जगह को कवर करेगा। लेकिन जो द्रव है जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र के आकार को ग्रहण करेगा। गैस है तो गैस से जिस बर्तन में रखेंगे बर्तन को पूरे जो आपका उसका एरिया, पूरे एरिया को कवर करेगा। तो ये तो आकार का कंडीशन हो गया आकार में कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और द्रव और गैस का अनिश्चित होता है। पहला तुलना तो ये हो गया। अब आयतन का बात करते हैं। आयतन जो होता है, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन गैस का आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। क्योंकि उस पात्र का आयतन जितना होगा, ठीक है, जिसमें इसे रखा जाता है, गैस को, जो भी पात्र में हम इसको रखेंगे। अब ठोस का अगला जो हम देखें, इसका तुलना अगर करें, बहने का गुण। जैसे ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, द्रव में बहने का गुण होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। ठीक है, और जो गैस होते हैं चारों दिशाओं में बहते हैं, जैसे वायु, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, जलवाष्प हो गया, चारों दिशाओं में बहेंगे। लेकिन जो द्रव होता है ऊपर से नीचे की तरफ बहा होता है। जैसे पानी है तो पानी को जब हम ऊपर से गिराते हैं तो नीचे की तरफ वो बहाव करता है। ठीक है, अगला हम घनत्व के बारे में चर्चा करें कि घनत्व का अगर हम तुलना करें तो घनत्व अगर देखा जाए तो ठोस का जो घनत्व होता है वह द्रव और गैस से अधिक होता है। ठीक है, और जो द्रव का जो घनत्व होता है यह ठोस से क्या होता है, कम, परंतु गैस से क्या होता है, अधिक होता है। और गैस का जो घनत्व होता है ठोस तथा द्रव से क्या होता है, बहुत कम होता है। ये तो घनत्व के बारे में चर्चा हो गया। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, तो ऊष्मा का प्रभाव ठोस पे क्या पड़ेगा, द्रव पे क्या पड़ेगा और गैस पे क्या होगा। तो एक एक कंडीशन को हम देखते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा का प्रभाव जो होता है ठोस पे बहुत कम होता है, यानी ऊष्मा का प्रभाव से बहुत कम फैलते हैं। द्रव में क्या होता है, ऊष्मा के प्रभाव से ठोस की तुलना में अधिक होते हैं और गैस की तुलना में कम होते हैं। और गैस में क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव ठोस और द्रव की तुलना में, ठीक है ना,
गैस का फैलाव बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये तो ऊष्मा का तुलना हो गया। अब इसके बाद से इसके बीच अंतराणविक स्थान के बारे में हम चर्चा कर लें। अंतराणविक स्थान क्या होता है? जो ठोस, द्रव और गैस होते हैं तो उनके बीच जो मालिक्यूल्स होते हैं, तो दो मालिक्यूल्स के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसी को हम बोलते हैं अंतराणविक स्थान बोलते हैं। तो ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, और गैस में ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो यह ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं की तुलना किया गया है। आकार, आयतन, बहने का गुण, घनत्व, ऊष्मा का प्रभाव, अंतराणविक स्थान। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या होता है। तो इसमें आपका दो होता है, तापमान में बदलाव करके, दाब में बदलाव करके। ये दो मेथड होता है। इन दो मेथड के द्वारा हम पहला मेथड देखते हैं, तापमान में बदलाव करके हम कैसे इसको अवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पानी जो होता है, पानी एक आपका पदार्थ होता है। ये तीन अवस्थाओं में यहाँ पे दिखाया गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस जो होता है बर्फ़ होता है आपका, द्रव जो होता है जल होता है, और गैस जो होता है वाष्प होता है। तो इसको हम तापमान में बदलाव कैसे कर सकते हैं? तो गर्म करने पर जो बर्फ़ होता है वो क्या होता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है, और पानी पुनः क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तापमान में बदलाव करके अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तापमान परिवर्तन के प्रभाव के बारे में देखेंगे। तो इसमें आपके तीन हैं, गलनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ये आपका तीन है। तो सबसे पहले हम गलनांक बिंदु के बारे में जान लेते हैं। गलनांक क्या होता है? तो गलनांक के बिंदु के बारे में जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बीकर लिया गया है, उसको एक स्टैंड पे रख के नीचे बर्नर लगाया गया है, उसमें एक थर्मामीटर लगाया गया है। तो किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, यानी जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में यानी द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। और जिस निश्चित ताप पर यह द्रव अवस्था में पिघलता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वह इसका क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, जो बर्फ़ का जो गलनांक जो होता है वह 273.16 केल्विन होता है। ठीक है ना, या 0 डिग्री सेल्सियस भी आप कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, इसके बाद से आता है संलग्न को प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, या गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे वायुमंडलीय दाब पर आपको बताया गया कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः जैसे 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये तो आपका गलनांक बिंदु और संलग्न को प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में
बताया गया। इसके बाद से आपका आता है दूसरा, क्वथनांक बिंदु क्या होता है। ठीक है, क्वथनांक बिंदु होता है कि किसी द्रव का वह तापमान, जैसे यहाँ पे देखिए अगला जो एक फिगर यहाँ पे बनाया गया है एक्सपेरिमेंटली, यहाँ पे एक बीकर में द्रव लिया गया है, इसके पहले ठोस लिया गया था, अब इस बीकर में द्रव लिया गया है और एक थर्मामीटर लगाया गया है और नीचे से बर्नर जल रहा है। ठीक है ना, और इसको हम स्टैंड पे रख देंगे। तो यहाँ पे इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपने द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, और जिस बिंदु पर वह, ठीक है, द्रव उबलने लगता है वही क्वथनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। अब जैसे जल का जो क्वथनांक जो होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 373 केल्विन होता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन हो जाता है, यानी जल का क्वथनांक आपका 273 केल्विन होता है, केल्विन में बताया गया। इसके बाद से आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले गलनांक में भी बताया गया था गुप्त ऊष्मा और उसका क्वथनांक में भी आपको बताया गया गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना, तो गलनांक में जो आपको गुप्त ऊष्मा के बारे में बताया गया या प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में बताया गया वह संलग्न को प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है, और क्वथनांक में जो बताया गया वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरा जो ताप में परिवर्तन के द्वारा अवस्था को बदल सकते हैं, दूसरा जो बताया गया क्वथनांक। ठीक है ना, पहला जो क्या था गलनांक, यानी ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया। ठीक है ना, तो एक गलनांक हो गया और द्रव से गैस में बदलने की जो क्रिया है वो क्वथनांक हो गया। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था 2 तरीक़ों से परिवर्तित किया जा सकता है, गलनांक के माध्यम से और क्वथनांक के माध्यम से। ठीक है ना, गलनांक के माध्यम से ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं और क्वथनांक के माध्यम से द्रव को गैस में बदल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपका आता है तापमान में परिवर्तन के प्रभाव का तीसरा आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना वह ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, कोई भी ऐसा पदार्थ होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको अगर आप गर्म करते हो तो आप देखोगे कि वह द्रव में न परिवर्तित होकर सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो आपकी क्रिया होता है ऊर्ध्वपातन विधि होता है। तो यहाँ पे लिखा गया पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका आप एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, नेफ्थलीन होता है की गोलियाँ होती हैं। ठीक है, इसके लिए एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक कीप लेना पड़ेगा ग्लास का और एक चाइना डिस्क चीनी प्याली जिसको बोलते हैं,
और एक स्टैंड बर्नर आवश्यक सामग्री है, कॉटन, रुई। इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, जो आपका चीनी प्याली होता है उस चीनी प्याली में आप मिश्रण ले लीजिए, ठीक है ना, आ रहा है बात समझ में। इसको सेपरेट करने का भी मेथड बताया जाता है, हम किस प्रकार उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको एक सिंपली आपको बताया जा रहा है कि उस चीनी प्याली में कपूर ले लीजिए या अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, उसका एक चूड़ बना के, और उसके बाद से उसके ऊपर एक कीप को पलट के ऐसे रख देना जैसे यहाँ पे रखा गया है, और ऊपरी माउथ को रुई यानी कॉटन से इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद से इसको हम स्टैंड पे रख देंगे और बर्नर को जला देंगे। तो आप कुछ समय के बाद से देखेंगे कि जो भी हमने पदार्थ लिया है वो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो रहा है और कीप के ऊपरी हिस्से पर, ठीक है, आके इकट्ठा हो जाता है। पुनः वहाँ से हम क्या करते हैं, कीप को सावधानीपूर्वक या बर्नर को बंद कर देते हैं और ठंडा होने तक वेट करते हैं, और उसके बाद से कुछ समय के बाद से देखते हैं कि जो आपका ऊपर जो वाष्प बन के कीप के ऊपर रुका है, कुछ समय के बाद से पुनः वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो क्रिया जो होता है निक्षेपण का होता है, कि गैस से सीधे ठोस में बदलने की जो क्रिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो इस तरीके से ताप परिवर्तन के द्वारा हम पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यह तीसरा विधि बताया गया, ऊर्ध्वपातन विधि और निक्षेपण विधि, ठीक है। पहले फर्स्ट दो विधि क्या है, आपका गलनांक है और क्वथनांक, उसके बाद से ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण विधि होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आपको समझाया गया है कि ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, गैस से ठोस में हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, ठीक है, तो ठोस अवस्था में है तो उसको हम द्रव अवस्था में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आपको बताया गया कि इसको हम गलनांक यानी इसको हम गर्म करें यानी गलनांक यानी संलग्न, ठीक है, और द्रव से पुनः गैस की अवस्था में परिवर्तित करना होगा तो वाष्पीकरण, ठीक है, पुनः गैस से ठोस में परिवर्तित करना होगा तो निक्षेपण। ये आपका हो गया, तो यह आपका अवस्था परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। और पुनः ठोस से अगर हमको गैस में परिवर्तित करना होगा तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। पुनः गैस से हम द्रव में परिवर्तित करना होगा तो संघनन के माध्यम से हम कर सकते हैं, और पुनः द्रव से ठोस में परिवर्तित करना होगा तो जमना यानी फ्रीजिंग जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अवस्था परिवर्तन आप कर सकते हैं। अवस्था परिवर्तन करने का एक चक्र है, ये बनाया गया है। हम इस विधि के द्वारा अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है।